ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்னு நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணப்பவே புரிஞ்சிருச்சு பிரதமர் சார். दोस्तों, राजनीति के पन्नों पर हर दिन एक नई कहानी लिखी जाती है। जब कोई बहुत बड़ा और लोकप्रिय चेहरा राजनीति के सबसे ऊंचे पद पर बैठता है तो देश भर की नजरें उसी पर टिक जाती हैं। इन दिनों हर तरफ एक ही बड़ा दावा किया जा रहा है कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री थलापति विजय और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक बहुत बड़ी राजनीतिक जंग शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच भारी टकराव चल रहा है और दोनों आमने सामने आ गए हैं। आखिर इस बड़ी खबर के पीछे का असली सच क्या है? क्या सच में कोई विवाद है या फिर इस खबर के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है? आइए आज इस पूरे मामले को बिल्कुल शुरुआत से और बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं, ताकि एक 15 साल का युवा भी देश की इस अहम कूटनीति को आसानी से समझ सके। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस पूरी कहानी की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उस इंसान के सफर को समझना होगा जिसके बारे में आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। थलापति विजय, जिन्हें करोड़ों लोग एक बहुत ही शानदार, ऊर्जावान और चहेते अभिनेता के रूप में जानते थे, उन्होंने हाल ही में अपने जीवन का सबसे बड़ा और साहसिक फैसला लिया। रूपहले पर्दे पर न्याय की लड़ाई लड़ने वाले इस हीरो ने असल जिंदगी में जनता के हकों की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी एक नई राजनीतिक पार्टी की स्थापना की। जनता ने उनके इस कदम का बाहें फैलाकर स्वागत किया और भारी समर्थन के दम पर 10 मई 2026 को विजय ने तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। यह सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, बल्कि यह पूरे राज्य के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक और खुशी का पल था। जब एक कलाकार, जिसे लोग अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, वह नेता बनकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है तो जनता की उससे उम्मीदें आसमान छूने लगती हैं। लोगों को लगने लगता है कि अब उनकी आवाज सीधे सत्ता के गलियारों तक पहुंचेगी। विजय ने भी शपथ लेते ही अपने राज्य के लोगों से यह पक्का वादा किया था कि वे उनके हकों के लिए हर कदम पर पूरी ईमानदारी से लड़ेंगे और राज्य को विकास की एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। इसी वादे को पूरा करने की दिशा में उन्होंने हाल ही में कुछ बड़े और जरूरी कदम उठाए। लेकिन विडंबना देखिए, उन्हीं सकारात्मक कदमों को आज इंटरनेट की दुनिया में एक बड़ी जंग या महाटकराव का नाम दिया जा रहा है। हमें यह समझना होगा कि जब कोई नया व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो उसे अपने राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए देश की केंद्र सरकार के साथ मिलकर बहुत सारे काम करने होते हैं। एक राज्य अकेले अपने दम पर सारे विकास कार्य पूरे नहीं कर सकता। उसे राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे, बड़े कारखानों और आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार के सहयोग की जरूरत होती है। मुख्यमंत्री विजय ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। इन तथाकथित टकराव के दावों की शुरुआत तब हुई जब मुख्यमंत्री विजय अपने राज्य की कुछ बहुत ही जरूरी और बड़ी मांगों को लेकर देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे। एक मुख्यमंत्री का दिल्ली जाकर देश के प्रधानमंत्री या अन्य बड़े मंत्रियों से मिलना एक बिल्कुल आम सरकारी और कूटनीतिक प्रक्रिया है। यह हमारे लोकतांत्रिक ढांचे का एक बेहद अहम हिस्सा है। लेकिन जब बात राजनीति की आती है तो बहुत से लोग साधारण मुलाकातों और शांतिपूर्ण बातचीत को भी एक बहुत बड़ी दुश्मनी या टकराव के रूप में पेश करने लगते हैं। इंटरनेट पर बैठे कुछ लोग, जिन्हें सिर्फ अपनी बात को फैलाना होता है, उन्होंने यह दावा करना शुरू कर दिया कि विजय दिल्ली जाकर केंद्र सरकार से सीधे भिड़ गए हैं। कहा जाने लगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने बहुत कड़े शब्दों में अपनी बात रखी है और केंद्र सरकार को खुली चुनौती दे दी है। इन्हीं बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए दावों ने उस टकराव की झूठी कहानी को जन्म दिया, जो आज हर जगह आम लोगों के बीच चर्चा का एक बहुत बड़ा विषय बनी हुई है। आइए अब इस बात की पूरी गहराई में जाते हैं कि दिल्ली में असल में हुआ क्या था। हाल ही में 11 जून 2026 को दिल्ली के अंदर नीति आयोग की एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित हुई थी। जो बच्चे या युवा इस बात को नहीं जानते, उनके लिए बता दें कि नीति आयोग भारत सरकार का वह विशेष और सबसे ऊंचा विभाग है जो पूरे देश के विकास के लिए
योजनाएं, नीतियां और भविष्य का खाका तैयार करता है। इस बैठक में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे और उनके साथ भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को वहां बुलाया गया था। यह बैठक इसलिए होती है ताकि केंद्र और सभी राज्य मिलकर देश को आगे बढ़ाने पर चर्चा कर सकें। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री थलापति विजय ने भी इस बेहद अहम बैठक में हिस्सा लिया था। बैठक का माहौल बहुत ही गंभीर, अनुशासित और देश के विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाला था। वह कोई ऐसा अखाड़ा या मैदान नहीं था जहां नेता एक दूसरे से लड़ें या ऊंची आवाज में बहस करें। विजय ने वहां एक बहुत ही समझदार, शांत और परिपक्व राजनेता की तरह अपना पहला आधिकारिक भाषण दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री और वहां मौजूद सभी मुख्यमंत्रियों के सामने यह बात बिल्कुल साफ कर दी कि उनका राज्य तमिलनाडु विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य में पूरी तरह से केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। उन्होंने वहां किसी भी तरह की लड़ाई या विरोध की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने सकारात्मक सहयोग की बात की थी। उनका संदेश साफ था कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब राज्य और केंद्र एक टीम की तरह काम करेंगे। यह बात बिल्कुल सच है कि मुख्यमंत्री विजय ने उस बड़ी बैठक में और उसके बाद प्रधानमंत्री के साथ अपनी 20 मिनट की एक अलग मुलाकात में कुछ बहुत ही अहम मुद्दे उठाए थे। एक अच्छे और जिम्मेदार मुख्यमंत्री का काम ही यही होता है कि वह अपने राज्य की परेशानी और जनता की आवाज को देश के सबसे बड़े मंच पर पूरे सम्मान के साथ रखे। उनका सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा था नीट की परीक्षा। नीट वह राष्ट्रीय स्तर की बहुत ही कठिन परीक्षा होती है जिसे पास करके विज्ञान के छात्र मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेते हैं और भविष्य में डॉक्टर बनते हैं। तमिलनाडु राज्य में बहुत लंबे समय से यह मांग उठ रही है कि उनके राज्य के बच्चों को इस राष्ट्रीय परीक्षा से छूट मिलनी चाहिए। ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा सामाजिक कारण है। राज्य सरकार और वहां के लोगों का मानना है कि नीट की परीक्षा का सिलेबस केंद्रीय बोर्ड पर आधारित होता है, जबकि तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों में पढ़ने वाले गरीब और साधारण बच्चे राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। ऐसे में उन ग्रामीण बच्चों के लिए बिना महंगी कोचिंग के नीट पास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। विजय का मानना है कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिला बच्चों के 12वीं कक्षा के नंबरों के आधार पर ही होना चाहिए, ताकि गांव के एक गरीब किसान या मजदूर के बच्चे को भी अपनी मेहनत के दम पर डॉक्टर बनने का पूरा और समान मौका मिल सके। विजय ने इसी बात को प्रधानमंत्री मोदी के सामने बहुत ही शालीनता, तर्क और मजबूती के साथ रखा। जब कोई नेता अपने राज्य के बच्चों के भविष्य के लिए हक मांगता है तो उसे कूटनीति कहते हैं। अपनी बात रखने के इस शांतिपूर्ण तरीके को जंग या टकराव का नाम देना पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद है। नीट की परीक्षा के अलावा मुख्यमंत्री विजय ने एक और बहुत ही संवेदनशील और गंभीर मुद्दा उस बैठक में उठाया था। वह मुद्दा था मेकेदातु डैम का। जो लोग इस मुद्दे से अनजान हैं, उनके लिए इसे आसान भाषा में समझना बहुत जरूरी है। यह डैम बांध पड़ोसी राज्य कर्नाटक में कावेरी नदी पर बनाया जा रहा है। कावेरी नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि यह तमिलनाडु के लाखों किसानों के लिए उनकी जीवन रेखा है। तमिलनाडु के किसानों और वहां के आम लोगों को यह गहरा डर सता रहा है कि अगर कर्नाटक में यह डैम बन गया तो नदी का पानी वहीं रुक जाएगा और तमिलनाडु के हिस्से का जो पानी है वह उन्हें पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा। खेती किसानी के लिए पानी किसी भी राज्य के लिए जीवन के समान होता है। अगर पानी नहीं मिलेगा तो फसलें सूख जाएंगी, किसान बर्बाद हो जाएंगे और पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। मुख्यमंत्री विजय ने केंद्र सरकार के सामने अपनी यह गहरी चिंता रखी और इस मामले में न्याय की मांग की। उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और यह सुनिश्चित करें कि तमिलनाडु के किसानों को उनके हिस्से का पूरा पानी मिले। इसके साथ ही उन्होंने अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सड़कें बनाने, रेलवे का विस्तार करने और बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए ज्यादा फंड, वित्तीय सहायता की मांग भी की। एक राज्य के जिम्मेदार मुखिया के तौर पर यह उनका सबसे बड़ा फर्ज था, जिसे उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह बिना किसी को नाराज किए निभाया। अगर हम तमिलनाडु की पुरानी राजनीति के पन्नों को पलटकर देखें
तो वहां की तस्वीर कुछ अलग नजर आती है। वहां की पिछली सरकार डीएमके का केंद्र सरकार के साथ हमेशा एक बहुत ही तीखा और वैचारिक टकराव वाला रवैया रहा था। वे अक्सर भाषा के मुद्दे पर, टैक्स के बंटवारे पर या अन्य कई नीतियों पर केंद्र सरकार का सीधा और मुखर विरोध करते थे। लेकिन थलापति विजय ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही यह दिखा दिया है कि वे उस पुरानी और नकारात्मक राजनीति का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना चाहते। उन्होंने खुद को उस वैचारिक टकराव वाली राजनीति से बिल्कुल अलग कर लिया है। वे एक नए दौर के नेता हैं जो यह बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर राज्य का असली और तेज विकास करना है तो केंद्र सरकार के साथ लड़कर या हर बात पर विरोध करके नहीं, बल्कि उनके साथ एक अच्छा और सकारात्मक संबंध बनाकर ही काम किया जा सकता है। अगर राज्य केंद्र से लड़ता रहेगा तो बड़े प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे, विदेशी निवेश कम हो जाएगा और नुकसान अंततः आम जनता का ही होगा। विजय का यह बदला हुआ शांत और समझदारी भरा तरीका न सिर्फ तमिलनाडु में बल्कि पूरे देश में राजनीतिक जानकारों द्वारा पसंद किया जा रहा है। यह एक ऐसी परिपक्व कूटनीति है जिसमें केंद्र का सम्मान भी है और अपने राज्य के हकों की पूरी रक्षा भी। अब एक बहुत बड़ा और स्वाभाविक सवाल यह उठता है कि अगर मुख्यमंत्री विजय और प्रधानमंत्री के बीच कोई जंग नहीं चल रही है, अगर केंद्र और राज्य के बीच सब कुछ इतनी शांति से चल रहा है, तो फिर तमिलनाडु में असली राजनीतिक लड़ाई किसके साथ चल रही है? दोस्तों, असली और बड़ी राजनीतिक जंग इस समय तमिलनाडु की सीमाओं के अंदर ही चल रही है। यह लड़ाई थलापति विजय की नई सरकार और सत्ता से बाहर हुई विपक्ष में बैठी पुरानी पार्टी के बीच है। डीएमके के नेता इस बात से बेहद परेशान और नाराज हैं कि विजय ने उनके वोट बैंक में सेंध लगाकर सत्ता हासिल कर ली है। अब डीएमके के नेता लगातार विजय पर यह गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि विजय की नई सरकार कोई नया काम नहीं कर रही है, बल्कि वह उन पुराने बड़े प्रोजेक्ट्स और अच्छी लोक कल्याणकारी योजनाओं का नाम बदल रही है जो असल में पुरानी सरकार ने शुरू की थीं। विपक्ष का दावा है कि विजय की सरकार उनके द्वारा किए गए अच्छे कामों का सारा श्रेय, क्रेडिट खुद ले रही है। इसके जवाब में विजय के मंत्री भी पलटवार कर रहे हैं। हर दिन वहां के स्थानीय नेता एक दूसरे पर जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। राज्य के अंदर की यह श्रेय लेने की राजनीति ही असल में इस वक्त सबसे ज्यादा गरमाई हुई है, जिसे राज्य के बाहर के लोग गलत तरीके से समझकर केंद्र के साथ जोड़ रहे हैं और एक बड़ी अफवाह बना रहे हैं। थलापति विजय के काम करने का तरीका यह बता रहा है कि वे सिर्फ आज की राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके पास अपने राज्य के लिए अगले 10 से 20 सालों का एक बहुत ही स्पष्ट और मजबूत विजन है। वे तमिलनाडु को भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक और तकनीकी हब बनाना चाहते हैं। वे जानते हैं कि आज के युवाओं को मुफ्त की चीजों से ज्यादा अच्छी शिक्षा, रोजगार और एक सुरक्षित भविष्य की जरूरत है। यही कारण है कि वे आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को अपने राज्य में बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। इन सभी बड़े सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें देश के प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के पूरे समर्थन की जरूरत है। कोई भी मुख्यमंत्री अपने राज्य में निवेश तभी ला सकता है जब वहां का माहौल शांत हो और केंद्र सरकार की नीतियां उनके पक्ष में हों। इसीलिए विजय टकराव से बचकर विकास के रास्ते पर चल रहे हैं। उनका पूरा ध्यान अपने वादों को हकीकत में बदलने पर है, न कि किसी अनावश्यक राजनीतिक ड्रामे का हिस्सा बनने पर। आज के इस डिजिटल समय में जब हर इंसान के हाथ में स्मार्टफोन है और इंटरनेट की ताकत है, तो बिना सिर पैर की बातें और झूठी खबरें फैलने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगता। कुछ लोग सिर्फ जनता का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए बड़ी जंग, खतरनाक टकराव, प्रधानमंत्री से भिड़े मुख्यमंत्री और आमने सामने जैसे भारी भरकम और डरावने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे दावों को बिना सच्चाई जाने, बिना गहराई में गए सच मान लेना हमारे एक मजबूत और लोकतांत्रिक समाज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक जागरूक नागरिक और एक समझदार युवा होने के नाते हमारी यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम हर खबर के पीछे का असली सच जानने की कोशिश करें। राजनीति में कूटनीति होती है, बहस होती है, एक दूसरे से नीतियां मनवाने की कोशिशें होती हैं, लेकिन हर सरकारी मुलाकात को राजनीतिक जंग कहना हमारी समझ की कमी को दर्शाता है।
थलापति विजय अपनी नई और बड़ी जिम्मेदारी को बहुत ही ईमानदारी, शांति और सूझबूझ से निभा रहे हैं। हमें भी देश की राजनीति को एक परिपक्व नजरिए से देखना सीखना होगा। अंत में हमें इस बात को भी समझना होगा कि भारत राज्यों का एक संघ है। हमारा देश एक परिवार की तरह है, जहां केंद्र सरकार परिवार के मुखिया की तरह काम करती है और राज्य सरकारें उस परिवार के अहम सदस्यों की तरह होती हैं। जब मुखिया और सदस्य आपस में लड़ते हैं तो घर कभी तरक्की नहीं कर सकता, लेकिन जब दोनों एक दूसरे की जरूरतों को समझते हैं, सम्मान करते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं, तभी देश असल में शक्तिशाली बनता है। मुख्यमंत्री विजय की हालिया दिल्ली यात्रा और प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात इसी बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे राजनीतिक विचारधारा अलग होने के बावजूद देश और राज्य के विकास के लिए एक साथ काम किया जा सकता है। यह भारतीय लोकतंत्र की जीत है। आइए अब हम इस पूरी लंबी, विस्तृत और ज्ञानवर्धक चर्चा को समेटते हैं और आपको वो आखिरी और बिल्कुल स्पष्ट सच्चाई बताते हैं जिसके बारे में यह पूरा भ्रम फैलाया जा रहा है। सच्चाई यह है कि पीएम मोदी और सीएम विजय के बीच टकराव या राजनीतिक जंग का दावा पूरी तरह से झूठा है। 11 जून 2026 की नीति आयोग बैठक में विजय ने राज्य के विकास के लिए केंद्र को पूर्ण सकारात्मक सहयोग देने की बात कही थी। कोई लड़ाई नहीं लड़ी। अगर यह सच्ची और जानकारी से भरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही सही और फैक्ट चेक्ड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद।